ठीक, जब भी यहाँ पर बुके और मोमेंटो आता है तो क्या पता चलता है, किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। लेके आ जाओ सामने, बच्चों को पता चल जाए। ठीक, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें दिव्यानी चंद्रा का। ठीक, कितने आलसी तुम, नोटी के सारी हो जाओ। ठीक, यहीं पर बैठती थी ये स्टूडेंट, इवनिंग बैच में अभी तक आ रही है क्लास। CACB के जेई का रिजल्ट आया, उसमें फीमेल रैंक 3। आओ दिव्यानी ऊपर आओ, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, सर आप यहाँ से। CACB जेई का कल रिजल्ट आया शाम को, और बहुत ही कहना चाहिए कि मच अवेटेड रिजल्ट था। इससे दो तीन चीजें निकल करके आती हैं। पहला चीज तो ये कि CACB का जब तैयारी का प्रोसेस चल रहा था, टेस्ट चल रहा था, क्लास चल रहा था, हर बार मैंने बच्चों को ये बोला था कि इसमें सिलेक्शन और रिजेक्शन से अपना आकलन मत करना, क्योंकि इसमें मात्र 24 सीट है। कितना सीट है? मात्र 24। वो भी जब वर्ग बार बढ़ जाता है तो एक एक वर्ग के हाथ में 7, 8, 10, किसी में 2, किसी में 3 सीट आ रही थी। तो इसमें आकलन ऐसा करना कि अगर आप छत्तीसगढ़ में अंडर 100 आ रहे हो, इसका मतलब ये है कि जब कल को 100 या 150 सीट आने की स्थिति बनेगी तो उसमें आपका सिलेक्शन जो है वो तय हो जाएगा। तो इसमें किसका रैंक कितना आया, में इसका सिलेक्शन कितना हुआ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका एक लिटमस टेस्ट हो गया कि आपका पूरे छत्तीसगढ़ में रैंक कितना आया। फॉर्चुनेटली उसमें कई बच्चे जो हैं जो काफ़ी अच्छा रैंक और नंबर लेकर के आए वो सेलेक्ट हो गए। जैसे दिव्यानी का जो रैंक है ओवरऑल है 40 है, और फीमेल रैंक है 3, है ना। जैसे यहाँ मानसी बैठी है, इसका ओवरऑल रैंक है 55, फीमेल रैंक है 6। कई ऐसे और बच्चे हैं जिनका 200 के अंदर है, उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट कई लोगों का सिलेक्शन हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल रैंक 4 आदित्य साहू सेलेक्टेड है, रैंक 14 पलाश वर्मा सेलेक्टेड है। ठीक, तो सिलेक्शन की इस प्रक्रिया में दिव्यानी ने क्या क्या किया उनसे हम पूछेंगे, किस तरीके से वो आगे बढ़ी वो पूछेंगे, कितना अप्स एंड डाउन आता है वो पूछेंगे। पॉजिटिव पॉइंट सेकंड इसमें यह है कि अगर आप ध्यान दे रहे हैं कि 8-9 महीने से जो भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरीके से रुकी हुई थी, 3 से 4 दिन पहले या 2 दिन पहले देखेंगे तो 555 असिस्टेंट प्रोफेसर का एक वैकेंसी CGPSC ने जारी किया। उसके ठीक 2 दिन के बाद में आपका CACB का रिजल्ट, जो कि पिछले लगभग 6 महीने के आसपास से पेंडिंग था, वो जारी हो गया। तो मूवमेंट शुरू हो गए हैं। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका वैकेंसी अगला भी क्या हो सकता है, आ सकता है। अब इसके बीच में जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट से हमारा क्या टेक अवे है, उसमें जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनमें फिलहाल हमारे पास में दिव्यानी थी। तो दिव्यानी से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आओ बच्चों से बात करो, उनको बताओ कि किस तरीके की, इसने भी बहुत डाउन्स देखे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी देखिए टेक्निकल नॉन टेक दोनों की क्लास में रही है और शाम के बैच में आ ही रही है। जो शाम के बैच में बच्चे जान रहे होंगे तो उसको देखे भी होंगे। इस दौरान कई बार ऐसा हुआ कि ये तैयारी भी मतलब आधा बंद आधा चालू करके घर चली गई, उसको भी डिप्रेशन होता रहा, उसको भी समस्याएं होती रही। ठीक, लेकिन फाइनली आज की डेट पे उसके हाथ में एक सिलेक्शन आ चुका है कि वो CACB जेई में क्या हो चुकी है, सेलेक्ट हो चुकी है। तो दिव्यानी को और सेलेक्टेड कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई। जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनका रैंक 100-150 के अंदर है, उन बच्चों को भी आगे मोटिवेट होकर के तैयारी करते रहना है। ऐसा नहीं है, जैसे कहा गया सरोज है क्या क्लास में, सरोज बैठा है, नहीं आया, उसका भी रैंक काफ़ी अच्छा है।
मतलब 100, 102, 110 इस रेंज में आने वाले बच्चे, कल 150 पोस्ट आएगा, 200 पोस्ट आएगा तो सिलेक्शन उनका तय हो जाएगा। ठीक, तो फिलहाल हम दिव्यानी से बातें पूछते हैं कि उन्होंने तैयारी के दौरान क्या क्या किया और किन किन चीजों से उनको समस्या हुई और उन चीजों को कैसे हैंडल किया। ठीक, तो दिव्यानी के लिए एक बार जोरदार तालियां सभी लोग बजाएंगे। Good morning, everyone. मैं क्या बोलूं मुझे खुद नहीं पता, बस सर बोले कि आप लोग को मोटिवेट करना है, इसलिए आ गई। बस अपनी तैयारी कैसे की उसको बताना चाहूँगी कि मैं भी जब WRT का एग्ज़ाम दी थी उस टाइम ना, जब फॉर्म भरी थी उसके बाद से लगभग 50 डेज के आसपास बचा था। तो मैं सोची कि उसी टाइम मेरा तैयारी स्टार्ट था। तो हम लोग कैसे निकालते हैं सबको पता होगा बीटेक में। तो वही 50 दिन के अंदर मैं तैयारी की थी। मैं सोची थी कि उसमें हो जाएगा क्योंकि वो जाना है 400 पोस्ट था, तो मेरे को लगा कि मेरा हो जाएगा ऐसा करके। मैं बहुत तैयारी की, लेकिन वही था कि मतलब बिना गाइडेंस के कुछ भी नहीं हो पाता है। तो मेरा भी बस वही 85 के आसपास नंबर आया, फिर उसके बाद नहीं हो पाया। फिर अब गाइडेंस की ज़रूरत है, इसलिए पापा बोले कि कर लो, कोचिंग करना है। तो मैं फिर यहाँ आई। फिर वही धीरे धीरे तैयारी करती रही। फिर कुछ निकल ही रहा था, बस निकलेगा निकलेगा यही बोलते रहते थे। फिर भी सोची कि कुछ निकलेगा ही, ऐसा कैसे नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। फिर जब निकला तो लगा कि इसको नहीं पाया ना तो बस हो गया, फिर पता नहीं कब निकलेगा, ऐसा वाला था। इसलिए खुद पे तो भरोसा नहीं था, पर बहुत लोग भरोसा किए मुझ पर, जैसे कि पापा हो गए, सर भी बार बार बोलते थे रिजल्ट दे सकती है। तो वही सोच के मैं तैयारी करना चालू की, क्या पता वो भरोसा करें तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा करके। इसलिए मैं तैयारी करना चालू की। और फिर एग्ज़ाम आया। एग्ज़ाम, हाँ, टेस्ट सीरीज चालू हुआ तो टेस्ट सीरीज से बहुत फायदा हुआ, क्योंकि 150 क्वेश्चन को 2 घंटे में बनाना था हम लोग को। और मेन एग्जाम में क्या रहता है, 100 क्वेश्चन को 2 घंटे में आ रहता है। तो इतना अच्छा टाइम मैनेजमेंट हुआ कि मैं दोबारा उस पेपर को मैं चेक कर पाई 2 घंटे में। बहुत अच्छा था, इसलिए ना टेस्ट सीरीज तो बहुत अच्छा था मेरे लिए, बहुत फायदेमंद हुआ टेस्ट सीरीज। और सर का गाइडेंस, मैम जो पढ़ाई वो उसको लेके एकदम मतलब श्योर था कि वो कुछ तो हो ही जाएगा। इतना अच्छा पढ़ाई थी मैम। 1000 पॉइंट्स था, उससे अच्छा फंस गया था। तो इसलिए फिर एग्ज़ाम टाइम टेंशन तो ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैं वैसे भी टेंशन लेती नहीं हूँ। हाँ हाँ, सर मेरे बहुत डांटे हैं। मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा कोई डांट नहीं खाया होगा, क्योंकि सब सेलेक्ट हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक भी गोल मारी हूँ और बिना सर के डांट के रह गई हूँ। लेकिन ऐसा है कि घर जाने का मन कर जाता था और चली जाती थी मैं। फिर आती थी, फिर डांट खाती थी, फिर उसके बाद रेगुलर करती थी 1-2 महीना, फिर सर डांट रही थे, फिर एक बार चली जाती थी, ऐसा हो जाता था। लेकिन सर के डांट की वजह से ही मैं रेगुलर हुई हूँ, और इसीलिए शायद मेरा सिलेक्शन होना था। मैम ना मेनली ना उस एग्ज़ाम में था कि ठीक है क्रैश कोर्स में आया था पॉइंट, लेकिन मैम जो डिटेल में पढ़ाती थी ना वो बहुत फायदेमंद करता। जैसे इन्वायरमेंट का एक क्वेश्चन था, वो क्या वाला डिटेंशन टाइम वाला कुछ क्वेश्चन था, उसको भले ही दूसरे तरीके से पूछा था लेकिन था उसी से रिलेटेड। तो जो मैम पढ़ाती है ना वो बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए ना डिटेल वाला जो पढ़ाती है मैम उसको ना बिल्कुल भी गोल नहीं मारना चाहिए। हालांकि मैं मारी हूँ, पर वो थोड़ा बहुत तो गलती हो गई हो मेरे से। लेकिन नहीं मारना नहीं चाहिए था। जैसे बीच बीच में क्या होता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले भी हमारी स्थिति ये थी कि कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, वहाँ के डिस्कस कीजिए, डिप्रेशन हो रहा है, परेशानी हो रही है, निराशा हो रही है, उससे बाहर निकलने का क्या तरीका है? कुछ नहीं, बस पेशेंस रखना है और क्या। लेकिन हाँ, टेंशन तो मुझे भी बहुत होता है। मैं कुछ दिन पहले ही सोच रही थी कि कैसे कुछ नहीं आ रहा है, मैं करूँगी क्या, इतना कोचिंग कर रही हूँ, कुछ नहीं आया तो मेरा क्या होगा, ऐसा वाला।
तो फिर ऐसा तो नहीं है कि आएगा ही नहीं, आएगा जरूर आएगा, लेकिन ऐसा है कि जब आएगा ना तो छोड़ना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए उसको पकड़ना है, इसलिए बस लगे रहना है, क्योंकि जब आएगा ना। नोटिफिकेशन के बाद कोई तैयारी हाँ चालू करे तो संभव होता है या नहीं लगातार पढ़ते रहने से ही हो पाएगा? हाँ, ये मेरे पेरेंट्स भी अक्सर बोलते रहते थे, क्योंकि मैं हमेशा से यही करती आई हूँ, जब नोटिफिकेशन निकलता है फिर पढ़ती हूँ, लेकिन हमेशा यही बोलते थे कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद तैयारी करोगे ना तो उस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है कि हम लोग को कैसे करें, क्या पढ़े, क्या ना पढ़े, लेकिन जब नोटिफिकेशन नहीं निकला रहता है ना, तब हम जो तैयारी करते रहते हैं वो सही तैयारी, वो माइंड में बैठता है सीधा। इसलिए ना मैं जब उस टाइम WRD रही, उस टाइम नोटिफिकेशन के बाद तैयारी की थी तो मेरा नहीं हुआ था। अभी देखो, अभी मैं लगातार क्लास आ रही थी ना, सर के मुंह पे दबाव पे लगातार क्लास आ रही थी तो फिर अब जब मेन जेईई का एग्जाम हुआ उस टाइम मेरे को उतना मेहनत नहीं करना पड़ा, बस जो टेस्ट सीरीज था उसको लगातार पढ़ के थोड़ा बहुत पढ़ के देती थी, मैम जो पढ़ाई थी वही बस पढ़ के गई थी मैं। और मेनली एग्जाम के पहले दिन हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि कल एग्जाम है, कैसे होगा कैसे होगा। मैं बचपन से यही सुनती आई हूँ कि एग्जाम के पहले दिन कुछ मत पढ़ो, मेरे पापा भी यही बोलते हैं मत पढ़ो, कुछ भी हो जाए जैसा होगा वो होता रहेगा, अब जितना पढ़ ले वो हो जाएगा। भले दिमाग में ऐसा लगता है कि यार मेरे कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं, क्या होगा कल, लेकिन जब एग्जाम में जब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ना, उसमें ऑप्शंस देखते हैं, तब आ जाता है माइंड में कि हाँ ये हो सकता है, यही तो पढ़े थे हम लोग, ऐसा वाला आ जाता है। जैसे कोई पढ़ाता रहेगा और हिंट देगा ना ये चीज़ है, तो हम लोग ऐसे पहले पहले बोलते हैं ना क्लास में कि हाँ मैम ये होगा ऐसा वाला, वैसे ही आ जाता है माइंड में। इसलिए एग्जाम के पहले तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। टेंशन का क्या है, टेंशन सर को दे दो, पेरेंट्स को दे दो, हो गया खत्म सर बात। को अकेले क्यों दे रहे हो? मैम को भी दे दो पेरेंट्स को दे दो, उनको बताओ अपना टेंशन क्या है। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का कितना बेनिफिट मिलता है, क्वेश्चन हाँ सॉल्व करना सीखिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व तो करते अगर हैं। आपस में बात करोगे तो फिर जब सुनोगे नहीं, जब सुनोगे तो कुछ काम आएगा। जो MCQ सॉल्व करने के लिए बोलते हैं कि जब भी टॉपिक खत्म हो रहा है वॉल्यूम 1 2 3 को बनाओ, जो क्वेश्चन अगर आपने उसको पढ़ाओ उसका बेनिफिट कितना मिला तुझे? MC को सॉल्व करने का ही तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। पता है क्या होता है, हम लोग जब मैम से पढ़ के जाते हैं और MCQ सॉल्व करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग को बहुत कुछ आता है। फिर हम लोग को ना, जब हम लोग को आता है ना, तब हम लोग को पढ़ने में मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे को इतना आ रहा है तो मैं और पढ़ती हूँ और क्वेश्चन बना के देखती हूँ। तो जब और क्वेश्चन बनाओगे ना तो मोटिवेशन ज़्यादा मिलता रहता है, और नहीं तो फिर ना ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाओगे ना तो पता नहीं रहता कि हम लोग कितना जानते हैं, कितना हम लोग में टैलेंट है, कितना हम लोग सीख पाए हैं मैम से। तो ना इसलिए जितना हो सके उतना MCQ बनाने की कोशिश करो, क्योंकि उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग पढ़ने के लिए भी थोड़ा क्या बोलते हैं मोटिवेट होते हैं और क्या बोलते हैं। क्लास को करवा रहे हैं, क्लास करके जा रहे हैं और उस दिन का उसी दिन अगर आप पढ़ रहे हो तो ये अप्रोच ठीक है, या जब कभी नोटिफिकेशन आए और तब चालू करें, इस तरीके का अप्रोच ठीक है? अप्रोच क्या होना चाहिए? मेनली तो जब मैम पढ़ाती हैं जब जाते हो ना तभी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ना उस टाइम ना ऐसा रहता है मैम पढ़ाई है और थोड़ा सा और एफर्ट लगाओगे ना तो वो परमानेंटली माइंड में बैठ जाता है। और जब नोटिफिकेशन आएगा ना तो माइंड में कुछ नहीं बस बैठता है, बस वो रिविजन का टाइम रहता है। जितना हो सके टेस्ट सीरीज दो, जितना हो सके रिविजन दो। सर तो टेस्ट सीरीज कराते ही हैं तो उसको दो, उसके लिए मतलब टेस्ट सीरीज ही मेन रहता है, लेकिन जब मैम पढ़ाती है तो उसके बाद तुरंत हम लोग को ना उसको एक बार रिवाइज करना चाहिए। और जितना वो अच्छे से उसको समझ पाए ना, मतलब ऐसा नहीं कि मैम जो लिखाई है उसी को रट लें, उसको अच्छे से प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, तब वो जाके पूरा माइंड में बैठ जाता है। उसके बाद जब भी एग्जाम हो ना वो तुरंत याद आ जाता है, और एक बार रिवाइज करके जाओगे ना तो याद रहता है हमेशा से। यानी का कहना है कि दबाव में चीजें याद नहीं होती, उसी में जब पढ़ रहे हैं तब चीजों को याद करें और बाद में करें रिविजन। तो हम जब अगर आखिर में सोचते हैं कि रिविजन करेंगे उस समय पढ़ाई शुरू होगी तो ना वो टेक्निकल आप पढ़ पाओगे ना नॉन टेक पढ़ पाओगे। हाँ, टेक्निकल नॉन टेक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट हाँ है। मेनली मैं यहाँ पता है टेक्निकल तो ठीक था मेरा, मतलब थोड़ा बहुत जानती थी पढ़ी थी, लेकिन नॉन टेक कुछ समझ नहीं आता था कि कहाँ से पढ़ें कहाँ से ना पढ़ें। करंट अफेयर तो बिल्कुल भी नहीं। WRD जेईई जो देख दिया उनको पता होगा कि पूरा करंट अफेयर पूछ दिया था, एकदम नहीं समझ आया। और फिर मतलब समझ ही नहीं आई कि पढ़ना कहाँ से था और क्या नहीं पढ़ना था। इसलिए फिर ना मैं मेनली यहाँ नॉन टेक ज्वाइन करने के लिए भेजे थे मेरे को, तो उस टाइम तो मैं दूर थी इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाई, लेकिन फिर जब नॉन टेक ज्वाइन किया तो मेरे बहुत फायदा हुआ। मतलब मेरे को लगा कि अब कुछ भी हो मैं बना लूँगी क्वेश्चन ऐसा वाला। नॉन टेक ना ज्वाइन करना चाहिए सबको, क्योंकि नॉन टेक ही मेन रहता है जो हम लोग का ना पॉइंट कम कर देता है, उससे ना बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए हालांकि इस वाले पेपर में नॉन टेक का वेटेज कम था, मतलब 80 20 था, तो फीस इसमें का टेक्निकल में अच्छी है करके ही रैंक उन्हीं बच्चों का ठीक बना है, इस बार टेक्निकल अच्छा था। लेकिन 100 150 का 100 और 50 वाला जो कॉम्बिनेशन आएगा WRD वाला, हाँ तो वहाँ पर नॉन टेक जो है उसका रोल जो है वो
कॉन्टेंट को याद कराया जाता है, तो पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, वो आपका काम इजी करता है। जैसे बच्चे बोलते हैं कि उनको लगता है कि उनका 2 घंटा बर्बाद होता है, बर्बाद नहीं होता, वो इन्वेस्ट होता है। ठीक, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, दैट इज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। किसी का कोई प्रश्न होगा तो पूछ लीजिए हमें से, कोई प्रश्न नहीं होगा, मेरे को ऐसा लगता है। इससे कोई प्रश्न है क्लास नोट्स को कितना प्रॉपर बनाना चाहिए क्लास नोट्स का क्या है? जैसे क्या होता है, सवाल का आपके पीछे रीजन बता देता हूँ। जैसे क्या एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, हमारा एडवाइस, मैडम का एडवाइस ये रहता है कि पर्टिकुलरली कॉपी अलग अलग होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि उसी में एक सब्जेक्ट, उसी में दूसरा सब्जेक्ट, उसी में तीसरा सब्जेक्ट, तो उसको अगर मैनेज रखें तो हेल्प करेगा या मिसमैनेज रहेगा तो उसको हेल्प करेगा। हमेशा से यही सुनती आई हूँ कि जितना हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे कॉपी बुक का, जितना अच्छा से उसको प्रॉपरली हम लोग रखेंगे, उतना अच्छा हम लोग को फील होगा और हम लोग को उसको पढ़ने की मन करेगा। एक ही में सब हम लोग घुसा देंगे तो ऑलरेडी हम लोग को देख के लगेगा कि इतना मोटा है, कैसे पढ़ेंगे, ऐसा वाला। जब हम लोग उसको छोटा छोटा अलग अलग सब्जेक्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे तो हाँ, इस सब्जेक्ट का तो इतना ही है, इतना ही पढ़ना है हम लोग को, ऐसा फील होता है। इसलिए हम लोग को अलग अलग सब्जेक्ट और भी प्रॉपर तरीके से, खुद का राइटिंग समझ नहीं आएगा तो क्या मतलब पढ़ने का, थोड़ी ना दोनों पढ़ने का मन करेगा। इसलिए उसको ना जितना अच्छे से एकदम प्रॉपर, जितना सुंदर दिखता है ना, उतना मन करता है कि उसको पढ़ें। जैसे प्रॉपर तरीके से एकदम बनाना चाहिए और ना अलग अलग करके बनाना चाहिए, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोट। मैम जैसे बोलती है ना कि मतलब इस पॉइंट लिखा रहे, जैसे क्लास फोर टाइम बोलती थी, इसके लिए एक कॉपी होना चाहिए ऐसा करके, वैसे उसके लिए अलग एक कॉपी, ऐसा। और एकदम प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कि घुसा दिए उसी में सबको, ऐसा पढ़ने में मजा नहीं आता है, देखने में। बार बार आप लोग बोलते हैं शॉर्ट नोट का कॉपी बनाओ। हाँ, शॉर्ट नोट की कॉपी का क्या मतलब है? शॉर्ट नोट्स में ऐसा रहता है कि हम लोग जैसे आ, अब मेनली हम लोग एग्जाम टाइम होता है या फिर कुछ जरूरी टेस्ट वगैरह होता है तो हम लोग थोड़ी ना उसको पूरा पढ़ते रहेंगे, नहीं पढ़ पाते हैं। और मैम पढ़ाई हो माइंड में है थोड़ा बहुत, लेकिन हमें भूलने जैसा होता है। शॉर्ट नोट्स में क्या रहता है कि एक पॉइंट को पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड सब याद आ जाता है। जैसे सर भी पढ़ाते रहते हैं तो मतलब एक पॉइंट को लेकर 3-4 पॉइंट ऐसे याद करो, ऐसा बोलते हैं, वैसे ही मैम का शॉर्ट नोट रहता है। शॉर्ट नोट में क्या है, वो पॉइंट आया फिर उससे रिलेटेड डिटेल हम लोग के माइंड में आता जाता है, क्योंकि हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कभी पढ़े ही नहीं उस चीज़ को। इसलिए शॉर्ट नोट ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। कोई प्रश्न है? नीचे नीचे के स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? कैसा बनाना चाहिए शॉर्ट नोट, किस टाइप का बनाना चाहिए? शॉर्ट नोट्स में क्या सुना है? क्या क्या होना चाहिए शॉर्ट नोट्स में क्या होगा, जैसे हम लोग किसी सब्जेक्ट का बना रहे हैं शॉर्ट नोट, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाईवे का। हाईवे में क्या है, हम लोग मेनली ना एकदम डिटेल में, जैसे कैराज वे के बारे में बता रहे हैं, एकदम डिटेल में लिखा है ना, तो उसको उतना डिटेल में हम लोग नहीं लिखना है। जैसे पूरा हम लोग पीएचडी का लिखना है ऐसा टाइप से नहीं लिखना है, बस लिखना है जैसे किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कैराज वे, क्यों कैम्बर क्यों यूज़ करते हैं, कैराज वे क्यों यूज़ करते हैं, उससे रिलेटेड जैसे फॉर्मूले हैं, उसको ऐसा जितना हो सके उतना ना छोटे जगह में लिखने की कोशिश करो। हाँ, जितना हो सके उतना छोटे नोट में, क्योंकि एक बार देखे ना तो सब आ जाए, एक बार दिख जाए ऐसा। शॉर्ट नोट में ना एक कंफ्यूजन में देखो मैडम, आप शॉर्ट नोट में एक बच्चों का भ्रम ये रहता है और गलती भी देखा हूँ, तो सुंदर लिखने के उसमें वो अलग से समय देते हैं, उसको अलग से समय देकर के शॉर्ट नोट नहीं बनाया है। जब आप घर जा करके रिविजन कर रहे हो, एक कॉपी रखिए और साथ साथ में उसको बनाते चलिए। इतने बड़े पैराग्राफ से अगर आपको 3 एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट मिल रहा है, तो वो 3 एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट हेडिंग के साथ में 100 पेज की कॉपी में होना चाहिए। अगर वो शॉर्ट नोट बनाने के अलग से समय दोगे ना तो समय बहुत चला जाएगा। रिविजन के दौरान शॉर्ट नोट बनाइए, उसका जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा पड़ेगा, है ना। एक दो बच्चों को गलती करते देखा हूँ मैं, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। जो भी उसने विज्ञानी ने शॉर्ट नोट के बारे में बताया, शॉर्ट नोट के लिए टाइम एलोकेशन अलग नहीं होना चाहिए। जब आप प्रोसेस में है रिविजन के, उसी दौरान आपको शॉर्ट नोट को बनाना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? तो मेरे को पूछना वैसे तो अभी शुरुआत कैसे ही हुआ, बता दो डेली रूटीन और डिसिप्लिन का कितना महत्व है, वही है सब। डेली रूटीन में क्या है, सुबह उठना है, पढ़ाई की रूटीन को उसमें करने क्लास आना है। हाँ मतलब ऐसे मैम का क्लास तो अटेंड करते ही हैं, रोज तो आते ही हैं,
क्लास के बाद ना मेनली हम लोग जो दोपहर का थोड़ा टाइम रहता है ना, शाम को क्लास भी करते होंगे, तो दोपहर का थोड़ा सा टाइम रहता है ना, उसमें जनरली मैं 2-3 घंटा ऐसे रिवाइज कर लेती हूँ जो मैम पढ़ाई है। मैम का पढ़ाया हुआ ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं रिवाइज करने में, क्योंकि मैम लिखाती है इसलिए उनको 2.5 घंटा लगता है। वो जब रिवाइज करोगे तो लगभग आधा 1.5 घंटे 1 घंटे में हो जाएगा रिवाइज करोगे तो वही रिवाइज करना है 1-2 घंटा कम से कम, फिर थोड़ा रेस्ट ले लेना, फिर शाम को सर का क्लास, और रात को तो पढ़ने का। डिसिप्लिन और रूटीन ही सब चीज है। जीवन में अगर सफल होना है ना, तो मेरे को एक आदमी निकाल के दिखा देना जिसने अपने फील्ड में बड़ा काम किया हो और दोपहर 12 बजे सो के उठता हो, एक भी नहीं मिलेगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका दिनचर्या सुबह 4-5 बजे चालू होता है और वो हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन बिना सोचे ये काम करते हैं कि उनको क्या मिलेगा। जब आप ये सोचते हो कि आपको क्या मिलेगा, तो मिलने के चक्कर में कुछ नहीं मिलता है। आपको क्या करना है, आपके पास सिलेबस है, टेक्निकल है, नॉन टेक है, सारी चीजें क्लियर है, आपको ये चीज है, ये मेरा सिलेबस है, ये मेरा टीचर है, ये मेरा कॉपी है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बस खत्म कहानी। ठीक, वही है दिनचर्या, वही है डिसिप्लिन। उसको आप फॉलो करते 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 किस दिन सफलता पा जाओगे। जैसे उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो सक्सेस हो गई है, उसको अभी भी लग रहा है कि वो स्टूडेंट है, फिर पढ़ना है। अगर तुमसे तुझे कुछ बताऊंगी क्या, मैं बोला तेरे मन में जो है वहां पे जाकर के बोलना है, क्योंकि वन ऑफ देम, मतलब आप में से एक व्यक्ति अगर कोई सेलेक्ट हो रहा है तो उसका जर्नी क्या है। देखिए, किसी में कोई कमी नहीं होती, कोई बहुत होशियार या बहुत कोई गधा है ऐसा हमारी मान्यता नहीं है, कोई बहुत मजबूत या कैंडिडेट या बहुत कमजोर नहीं होता। वो अपने आप को जैसा ढालता है, जैसा बदलता है, उससे ना उसका धीरे 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 करके वो अपने आप को रीडिस्कवर करता है कि मेरी पोजीशन क्या है, क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ, और वो बेहतर करने के लिए डिसिप्लिन उसको काम आता है कि लगातार पढ़ते रहो, लगातार टेस्ट देते रहो, लगातार क्लास आते रहो, यही उसका तरीका है। ये इम्पोर्टेंट एग्जाम इसलिए है क्योंकि दो लगभग 2.5 साल में ये एक वैकेंसी आएगी, टेस्टिंग द वाटर। आपको पानी की गहराई को तय करना था, समझना था कि कल अगर 200 पोस्ट आएगा, 150 पोस्ट आएगा, तो मेरी पोजीशन क्या है। तो डे 1 से बोला गया है कि इसमें सिलेक्शन नहीं, रैंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या आप छत्तीसगढ़ में रैंक 100 के अंदर हो, क्या 150 में हो, क्या 200 में हो, क्या 300 में हो, उतना मेहनत आपको आने वाले समय से करना है। ठीक है, और कोई सवाल है तो पूछिए। एप्टीट्यूड मेंटल एबिलिटी रीजनिंग का क्या अप्रोच था, ये पूछना है। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का अप्रोच क्या है। जब भी टाइम मिलता है तब कर लेती हूँ प्रैक्टिस, ऐसा रहता है। वैसे तो अच्छा, मेंटल एबिलिटी को कोई पढ़ा सकता है, नहीं, दिमाग में बैठा बिल्कुल सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर लॉजिक बताएं वही मेन एग्जाम में वही हम लोग के दिमाग में आ जाए। हम लोग का ऐसा रहता है कि हम लोग को प्रैक्टिस से आता है, हम लोग जितने नए तरीके से हम लोग जितना अच्छे से बना सकते हैं ना, वही आता है मेन एग्जाम में। सर भले ही हम लोग को टेक्निक बताते हैं और वो प्रैक्टिस कराते हैं, वही प्रैक्टिस ना थोड़ा फास्ट बनाते हैं हम लोग को, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग उसी टेक्निक को ही फॉलो कर पाएंगे एग्जाम में। मेन एग्जाम में ना हम लोग को प्रैक्टिस ही रहता है, और सर का वही रहता है कि प्रैक्टिस ही कराने के लिए वो एप्टीट्यूड का क्लास देते हैं। तो वही नया नया हमेशा जब भी टाइम मिले, जब मन नहीं करे कुछ भी पढ़ने का, जैसे कि आज टेक्निकल पढ़ने का मन नहीं है, आज ये पढ़ने का मन नहीं है, तो करो एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड तो बहुत अच्छी चीज़ है, करने में बहुत मजा आता है, जब बनता रहता है ना तो बहुत ज़्यादा मजा आता है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बोर कर दे हम लोग की नहीं यार अब नहीं बनाना है, ऐसा वाला। इसलिए जब भी मन करे ना, जब भी कुछ भी करने का मन नहीं है, तो एप्टीट्यूड बना देना चाहिए। एक शब्द बोला अभी कि जब बोर लग जाए तो बहुत मजा आता है मैथ्स बनाने में या मेंटल एबिलिटी को सॉल्व करने में। टेक्निकल का सिलेबस, हैवी सिलेबस को रिफ्रेश करने का तरीका जो बच्चा समझेगा कि नॉन टेक है, वो बच्चे के सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे और वो कभी अपने सिलेबस से बोर नहीं होगा। जो बच्चा नॉन टेक को एज अ लोड लेकर के चलेगा, डे 1 से और सोचेगा मेरे से ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है, इतना बड़ा सिलेबस मेरे सिर पे क्यों डाला गया है, मेरे को छत्तीसगढ़
45 मिनट में 30 सवाल बन रहे हैं या 15 सवाल बन रहे हैं, तो डे 30 में आप कुछ 45 मिनट में करीब करीब 30 से 35 सवाल या डबल सवाल बनाने की स्थिति में रहेंगे, अगर आप उसको लगातार 2 महीना 3 महीना 4 महीना करते हैं। और शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, वो भले ही बहुत कैजुअल तरीके से आपको चीजों को बता रही है, लेकिन इसने लगातार मेहनत किया, 2-2.5 साल से तो मैं मेहनत देख रहा हूँ ना। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी तैयारी को इतना स्ट्रक्चरल तरीके से दिमाग में नहीं बैठाना है कि आप उसी में फंस जाए, उस स्ट्रेस से फंस जाए, लेकिन उसका स्ट्रेस उसने झेला है। ठीक, मतलब मैं तो बार बार बोलता था, जहाँ तेरा रूम में परिवर्तन हुआ, तेरा किस्मत ही बदल गया, उसका रैंक आना चालू हो गया, एक रूम छोड़ करके दूसरी जगह गई और वहां से उसका रैंक जो है यहाँ पे बड़ा अच्छा आना चालू हो गया। वहाँ से आने मुझे बहुत दूर था ना वो, थोड़ा तो आने में प्रॉब्लम होता तो मजा नहीं आता था आने में। शुरुआती दौर में ना इसका क्लास बहुत गैप होता था क्योंकि हाँ, रूम बहुत बहुत दूर दूर था था। और कांटेक्ट का क्लास नहीं करती थी। जब एक रूम शिफ्ट करी पास में आई, बच्चों को पहला तो ये बोलना होता है कि वॉकिंग डिस्टेंस में रहो आसपास, ताकि जो आने जाने का समय है ना इसको बचाओ। आप आधा घंटा आपको लगता है, लेकिन दिन भर में अगर आप ऐसा आधा घंटा जोड़ोगे आने और जाने में, तो 2-2.5 घंटा आपका क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। वो 2-2.5 घंटा आपका सेव हो सकता है अगर आप पास में रहते हैं तो इसने जब रूम चेंज करके आप सिर्फ किया, लगातार दोनों क्लास वो करने लगी, क्लास गैप होना कम हो गया। सबसे पहली चीज जो हुई, जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, पहले मैं इसको फर्जी समझता था शुरू में जब आई थी, क्योंकि क्लास ही आती थी, तो बहुत बार टोका है, तो शुरू में बहुत डांट खाई। तो जब रूम शिफ्ट करी 3 महीने 4 महीने के बाद तक रेगुलर हो गई, और उसके बाद से धीरे धीरे करके समझ में आ गया कि ये कर सकती है। तब मैं इसको मोटिवेट करने लगा कि भाई तेरे को करना है, और इस दौरान फिर जो है 2-2.5 साल में इसके हाथ में जो है रिजल्ट आ गया है। सफलता जो है 1 डे का एक शॉर्ट जो है परफॉर्मेंस नहीं होता है, धीरे धीरे आप कितने डायमेंशन में टूटते हैं, कितने डायमेंशन में आप मेहनत करते हैं, ठीक, तो सबको जोड़ करके आपको एक रिजल्ट मिलता है। ठीक, और भी बच्चे हैं जो यहाँ बैठे हैं जिनका भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, जो अच्छा करेंगे नहीं हो पाया, लेकिन उनका भी रैंक अच्छा है, वो निराश ना हो। जो भी बच्चे इसको सुनेगा उनसे मैं यही कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में अंडर 300 अगर आप आ रहे हो तो आपकी मजबूती से आने वाले समय पे जो भी वैकेंसी आएगा, आज नहीं आ रहा है तो 1 महीना 2-3 महीना बाद आएगा। अगर मान लीजिए कुछ वैकेंसी में 100 पोस्ट 150 पोस्ट आता है, तो जो बच्चे यहाँ 100-150 के अंदर अभी हैं उनका कम चांस बन जाता है। ठीक, इसलिए लगातार अपने आप को इम्प्रूव करिए, लगातार अपने ऊपर काम करिए, इन्वेस्ट करिए टाइम को, और टेक नॉन टेक को बैलेंस करिए, लगातार पढ़ाई करिए, लगातार क्लास आइए। आप मम्मी पापा बोलते हैं कि आप कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग 3 दिन में 6 दिन में 3 दिन जा रहा हूँ, ये कभी बोल के देखना आपको कितना अच्छा बोलेंगे वो। ठीक, तो माता पिता को ये पता है कि मेरा बच्चा क्लास जाने के लिए दिख रहा है, अब बच्चे ही क्लास नहीं आएगा, बच्चे टेस्ट नहीं देगा, बच्चा ईमानदारी से क्लासेस नहीं करेगा। अगर हम साल भर में 300 क्लास कराते हैं और अगर आप उसमें 180 अटेंड कर रहे हैं, तो आपके पास 120 क्लास में तो कंटेंट ही नहीं। एक जो माइंड सेट होता है कि मैं नोट देख के पढ़ लूंगा, ठीक, मैं यूट्यूब में कोई वीडियो देख के पढ़ लूंगा, ये सब मेरे को मत बताया जाए, बहुत बुरा लगता है। कोई काम करिए तो यूट्यूब देख के तुमको पढ़ने का, तो क्लास में एडमिशन क्यों लीजिए? जो बच्चा क्लास में एडमिशन लेकर के नहीं पढ़ा वो यूट्यूब देख के क्या पढ़ेगा? नहीं पढ़ सकता। या तो आप पढ़ रहे हो या आप टाइम पास कर रहे हो, दो में से एक चीज है, बीच में मत बैठो, या तो पूरी तरीके से टाइम पास कर लो या पूरी तरीके से क्या कर लो, पढ़ाई कर लो। दो चीज के बीच में झूलना ना, 4 चुके बेचरा 8 चुके किसान हो जाता है, घायल हो जाता है नीचे। छत्तीसगढ़ी का वो है, कहावत है, 4 चुके बेचरा और 8 चुके किसान। वो झूलोगे ज्यादा तो वो बेचरा टाइप का इसलिए होगा कि दाल एक दिन छूटेगी, नीचे हम क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। ठीक, तो अगेन दिव्यानी को कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक, और आप सबको मोटिवेशन कि आने वाले समय में आप लोगों को अच्छे से परीक्षा देना है और क्लास रेगुलर आना है। किसी को कोई डाउट होगा तो आगे पूछ लेना। ठीक, इधर आजा मानसी, इधर आ, ऊपर मानसी के लिए भी ताली बजाओ। रैंक 55, फीमेल रैंक 6 है। ठीक, और मानसी का भी